तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सुना उससे पहले अफगानिस्तान का अपडेट आपको दे देता हूँ। जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, मिस्टर सालेहा, अमरुल्ला सालेहा, उन्होंने अपने आप को पंजशीर इलाके में अभी रखा हुआ है और उनका ये कहना है कि तालिबान के ख़िलाफ़ उनकी लड़ाई जारी है। बेशक अफ़गान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर अबू धाबी पहुँच चुके हों, लेकिन उनकी लड़ाई जारी है और उन्होंने कहा कि तालिबान को वो कभी भी अफ़गानी लोगों पर हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि तालिबान अफ़गान के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी खबर ये भी है कि करीब 100 तालिबानियों को पकड़ भी लिया गया है, बल्कि कुछ के मारे जाने की भी खबर है। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अमेरिकी सैनिकों का ही कब्ज़ा है और जो अलग अलग लोग फंसे हुए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश जारी है। उधर तालिबान नई सरकार बनाने की पहल में लगी हुई, लेकिन तालिबान के लिए टेंशन ये है कि अगर पंजशीर यानी कि वो इलाका जो उसने पहले भी कभी नहीं जीता, अगर वहाँ से तालिबान के ख़िलाफ़ हमला होता है तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि और भी जलालाबाद और कांधार के बाहरी इलाके, कई इलाकों से भी तालिबान के ख़िलाफ़ लोगों के विद्रोह की खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर हालात ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग अब भी फंसे हुए हैं, अफ़गान से निकलना चाहते हैं, निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी वहाँ से निकलना चाहते हैं, बहुत से इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन हर देश अपने लोगों को निकालने की कोशिश में पहले लगा हुआ है। मुश्किल ये आ रही है कि काबुल शहर से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने में ज़्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि सड़कों पे तालिबान का कब्ज़ा है और एयरपोर्ट के अंदर अमेरिका का कब्ज़ा है। तो अभी अफ़गानिस्तान के हालात लगभग वैसे ही हैं, छन छन कर तमाम खबरें आ रही हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी अपने आप में बेहद सीरियस भी है और गुदगुदाने वाली भी है, और इस तरह की कहानियाँ सुनने को कम मिलती हैं, क्योंकि सुनने को मिल भी जाएं तो यकीन करने का फिर मन नहीं करता है। और जो आज की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस पर 2008 में एक फ़िल्म भी बनी है, एक डॉक्यूमेंट्री, कॉमेडी फ़िल्म थी, क्योंकि कहानी अपने आप में कॉमेडी में कहें तो ये वो जुर्म है जो कॉमेडी में लिपटा हुआ है। बात श्रीलंका की है, बात श्रीलंका की राजधानी का कोलंबो की है। काबुल आजकल जहन में ज़्यादा है। कुछ नौजवान काबुल में अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, कुछ करना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे, घर चलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें उस हिसाब से ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिल रहा था। वो कई बार सुनते थे कि यार श्रीलंका से बाहर निकलो, दूसरे देशों में जाओ, वेस्टर्न कंट्री में जाओ, वहाँ पे अच्छी सैलरी है, अच्छे काम मिलते हैं, ज़िंदगी अच्छी होती है, सारे आराम मिलते हैं। तो ऐसे एक एक करके जो सोच वाले नौजवान थे एक दूसरे से मिलते गए। इनमें से कुछ बार में काम करता था, कुछ सब्जियां बेचता था, कुछ छोटे मोटे शॉप पे काम करता था। तो सारे ऐसे ही छोटे मोटे लोग, नौजवान, और सबकी उम्र यही करीब 18-19 से लेकर 25-26 साल के बीच में, दरमियान में, और कोलंबो में बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी से खुश नहीं है और कहीं श्रीलंका से बाहर निकलना चाहते हैं। और तमन्ना इन लोगों की थी कि कहीं यूरोप जाएं। उसी वक्त इन्हें पता चला कि इटली में बहुत सारे श्रीलंकन जाकर बस गए और उनकी एक पूरी जो कम्युनिटी है वो एक इलाके में अच्छी खासी तादाद में रह रही है, अच्छी नौकरी कर रही है। वहाँ से जब कुछ लोग श्रीलंका लौटते छुट्टियों में, तो उनका देखते, उनकी रहन सहन, उनके पहनावे को, उनके लाइफ स्टाइल को, उन्हें लगता है यार ये तो हमारे ही बीच का था, हमारे जैसा था। अब देखो विदेश जाकर इसने कितना अमीर हो गया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता, सारी चीज़ें हैं इसके पास, सारी सुविधाएँ। तो इन चीज़ों ने उन्हें और प्रोवोक किया कि यार किसी तरह बाहर निकलो। तो लोगों ने कहा कि हम भी चलते हैं यूरोप, कुछ काम वाम करते हैं, लेकिन पैसे नहीं, कोई ढंग की वजह नहीं जिससे वीज़ा मिले। तो कई बार इन्होंने कहा कि कहाँ जाए, तो उन्होंने कहा जर्मनी चलते हैं। वीज़ा की तमाम कोशिशें की, कभी मिली नहीं, वक्त बीतता गया। इसी दौरान में जुलाई अगस्त का महीना था, 2004 का साल। कोलंबो के एक लोकल न्यूज़पेपर में एक ऐड छपता है, और वो ऐड जो था वो जर्मनी की तरफ से था। जर्मनी की एक स्पोर्ट्स क्लब थी, विटिस्लिंगन। तो ये साउथ जर्मनी है, वहाँ पे एक ये क्लब थी, और ये क्लब जो है ये हैंडबॉल के लिए था। हैंडबॉल एक गेम है जो जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं तो उसी तरीके यहाँ पे हाथ से बॉल को पकड़ते हैं, हाथ से करते हैं और फिर गोल डालते हैं। हालांकि थोड़ा सा वो मैदान जो है वो छोटा होता है और गोल पोस्ट भी होता है, जितने बड़े
हॉकी के मैचों में आपने देखा होगा गोल पोस्ट लगभग उसी तरह का होता है, बट इसके रूल्स अलग अलग होते हैं। तो हैंडबॉल दुनिया में बहुत सारे लोग खेलते हैं, बहुत सारे देशों में खेला जाता है, यूरोप में काफ़ी पॉपुलर भी है। तो कोलंबो के एक अखबार में एक ऐड छपता है कि साउथ जर्मनी की एक क्लब ने, जिसका नाम है विटिसलिंगन क्लब, इसने श्रीलंका की जो हैंडबॉल टीम है उसको इनवाइट किया कि आओ क्लब लेवल पे मैच खेलते हैं, और भी देशों के। अब ये ऐड पढ़ा श्रीलंका के इन नौजवानों ने। अब उन्होंने देखा कि यार ये जर्मनी में बुलाया जा रहा है, कह रहे हैं क्लब में हैंडबॉल खेलना है, कोई भी टीम आए। तो उनके दिमाग में क्लिक किया कि ये आराम से वीज़ा मिलेगा। उन्होंने कहा, फिर आपस में बात की। अब इसमें दो ज़्यादा थोड़ा पढ़े लिखे तेज़ तर्रार थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें पता की। फिर ये पता किया कि असल में हैंडबॉल होता क्या है। फिर उन्हें पता चला कि एक गेम ऐसे खेलते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने नहीं खेला। लंका में तो हैंडबॉल कोई जानता भी नहीं था। लंका वैसे भी क्रिकेट खेलता है या फिर फुटबॉल या एथलेटिक्स में है। बट उन्होंने कहा ये मौका अच्छा है, हैंडबॉल की एक टीम बनाकर हम लोग जर्मनी जा सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने पेपर वर्क किया, लेटर पैड छपवाए, और उस पर बाकायदा जो लिखा वो था श्रीलंकन नेशनल हैंडबॉल टीम। और उसके बाद ये सारी कागजी कार्रवाई थी करने के बाद, जो उस ऐड में एड्रेस और जो सारी चीज़ें थी वो उस पर उन्होंने भेज दिया एंट्री कि श्रीलंका की जो नेशनल हैंडबॉल टीम है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी, और सब कुछ भेज दिया। अब इत्तेफाक की बात यह है कि उस क्लब ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि यार श्रीलंका की नेशनल हैंडबॉल टीम आ रही है हमारे क्लब लेवल पे मैच खेलने के लिए, इससे बेहतर क्या है। तो सारी कागजी कार्रवाई पूरी हुई, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए। 24 लोगों को जाना था। एक जिसने शुरुआत में ये सारी चीज़ें की, ऐन वक्त पे वो रुक गया, किसी वजह से कुछ मजबूरी आ गई, उसने कहा मैं नहीं जा पाऊंगा। बाकी 23 लोगों की एक टीम तैयार हुई। इसमें से एक कोच बना, एक मैनेजर बना, और बाकी 21 जो है वो प्लेयर थे। अब इसके बाद जर्मन ने वीज़ा जारी कर दिया एक स्पोर्ट्स टीम को, चूँकि इन्विटेशन ऑलरेडी था विटिसलिंगन क्लब की तरफ से। तो इनको ये था कि जर्मनी में पहुंचने के बाद एक वहाँ पे बावरिया स्टेट है, उसके अलग अलग 7 शहरों में क्लब मैचेस खेलने थे। वीज़ा मिला, पूरी टीम खुश। अब इसके बाद टीम रवाना होती है जर्मनी के लिए। 9 सितंबर 2004 को 23 लोग श्रीलंका के नेशनल हैंडबॉल टीम के नाम पर जर्मनी में लैंड करते हैं। साउथ जर्मनी जाते हैं, वहाँ क्लब वाले होस्ट थे, उनकी खातिरदारी करते हैं, उन्हें एक होटल में ठहराते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद इनका मैच होता है। 11 सितंबर को ये पहला मैच खेलते हैं। जब मैच होता है तो जो क्लब के लोग थे, जब मैच हुआ तो बड़े हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यार ये कैसी टीम है, श्रीलंका की नेशनल हैंडबॉल टीम है, इसे कुछ आता ही नहीं है। चलिए गेम कैसे खेलते हैं वो तो छोड़िए, जो रूल्स होते हैं, नियम कानून है, कब फॉल होगा, क्या होगा, कहाँ से गोल होगा, क्या वो डी है, और ये सारी चीज़ें, वो तक उनमें से ज़्यादातर को पता नहीं। वो मैच करीब एक का तो स्कोर 60 या 70-0 था, बुरी तरह हार गए। सामने वाले प्लेयर को भी लगा कि ये कौन सी टीम से मैच हो रहा है। फिर इसका नेक्स्ट डे मैच हुआ, वो भी हार गए। फिर नेक्स्ट डे मैच हुआ, बुरी तरह से, क्योंकि खेल आता नहीं। बट इसी 3 दिनों में एक वक्त एक ऐसा आया कि जिसमें एक गोल श्रीलंका की इस नेशनल हैंडबॉल टीम ने क्लब वालों के खिलाफ कर दिया। अब जब वो गोल किया तो ये सारे खुश, इन्हें लगा कि पता नहीं ये क्या हो गया, हमने तो गोल मार डाला। लेकिन वो मैच भी बुरी तरह, जितने मैच हुए वो सब हार गए। अब अभी काफ़ी मैच था, क्योंकि इनको करीब वहाँ आने के बाद 1.5 महीने का वीज़ा था। अब जर्मनी की क्लब की टीम जो है वो परेशान कि किस टीम से मुकाबला हो रहा है, असलियत उन्हें कुछ पता नहीं, और ये लोग मैच पे मैच खेल रहे हैं और बुरी तरह हारे जा रहे हैं। अब उसके बाद ये हुआ कि इनको 13 सितंबर 2004 को श्रीलंका की इस नेशनल हैंडबॉल टीम को एक दूसरे शहर जाना था। चूँकि आपको बताया बावरिया स्टेट के 7 अलग अलग शहरों में टूर्नामेंट थे, मैचेस खेलने थे। तो 13 सितंबर जिस शहर में ये साउथ जर्मनी के रुके हुए थे, वहाँ आखिरी दिन था। ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट उसी क्लब ने होस्ट किया था, और पूरी टीम को फिर 10 से 11 बजे वहाँ होटल चेकआउट करके निकलना था और दूसरे शहर के लिए रवाना होना था। 13 सितंबर की सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम रखा गया था 7:30। 8:30 बज गए, 9:30 बज गए, श्रीलंका की टीम का कोई प्लेयर आया ही नहीं ब्रेकफास्ट करने।
अब जो होस्ट और उनकी टीम के मैनेजमेंट के लोग, होटल के लोग, वो परेशान। ये 7:30 का टाइम है, निकलना भी है, कोई आया नहीं। जब 9:30 तक हो गया वेट, तो फिर किसी को भेजा गया, जाकर देखो। अब वो जाते हैं, सारे रूम को चेक करते हैं, पहला रूम खाली, दूसरा खाली। तो इस तरीके से जितने रूम थे वो सारे में कोई प्लेयर नहीं। हाँ, प्लेयर के कुछ शूज़ रखे हुए हैं, कुछ जर्सी रखी हुई है, वो सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन प्लेयर गायब। अब उन्हें लगा कि शायद वो मॉर्निंग में जॉगिंग करने के लिए जाते थे, तो वो जंगल था पीछे, तो उन्हें लगा कि शायद रास्ता भटक गए हों, थोड़ा और वेट कर लो। 10:30 बज गए, कोई नहीं लौटा। इस दौरान में अब रूम की फिर से तलाशी ली गई, कहीं कोई नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिली। एक कमरे में एक इंग्लिश में लिखा हुआ लेटर मिला, और वो लेटर था किसी विटिस लिंगन क्लब के नाम। लेटर में लिखा था कि आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए बेहद शुक्रिया, आपके इस खातिरदारी से हम लोग बहुत खुश हैं, और जो भी वक्त गुजरा अच्छा गुजरा। पर अफसोस की बात यह है कि अब आगे के हम शायद मैच नहीं खेल पाएँ, तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, और अब हम यहाँ से फ्रांस जा रहे हैं। थैंक यू अगेन आपकी खातिरदारी के लिए। इंग्लिश में ये पूरा लेटर लिखा हुआ। अब लेटर पढ़कर क्लब के जो सारे मेंबर्स थे वो हैरान कि ये क्या है। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को ख़बर की, क्योंकि वीज़ा और ये सारी चीज़ें इशू हुई थी उनके लिए कि वो आएंगे और उसके बाद मैचेस खेलेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन ये बीच में ही अचानक कह रहे हैं हम फ्रांस जा रहे हैं। अब लोकल पुलिस को खबर की गई, बात दूसरे देश के 23 खिलाड़ियों की भी थी। अब पता चला कि भाई कहाँ, उनको ढूंढो। चारों तरफ ढूंढा गया, जो बॉर्डर का एरिया था वहाँ पे जहाँ पे ये लोग रुके हुए थे। तो उन्हें लगा कि शायद आसपास होंगे, कहीं मिला नहीं। लेकिन एक टैक्सी वाला मिला। टैक्सी वाले ने बताया कि हाँ, कुछ श्रीलंकन अलग अलग लोगों को उसने 3-4 अलग अलग टैक्सियों में, लेकिन फ्रांस की तरफ नहीं, इटली की तरफ जाते हुए देखा है। अब और परेशान, ये क्या मसला है। वो लेटर में लिख रहे हैं फ्रांस, वो आई विटनेस बता रहा है इटली की तरफ। अब इन्होंने फिर कोलंबो में जर्मनी एम्बेसी ने कांटेक्ट किया अपने काउंटर पार्ट कोलंबो की सरकार को, श्रीलंका की, और वहाँ की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करके पूछा कि आपकी जो हैंडबॉल की नेशनल टीम हमारे यहाँ आई हुई थी वो अचानक यहाँ से गायब हो गई और एक लेटर मिला है, हम परेशान हैं। अब बारी थी चौंकने की श्रीलंका में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की। उसने कहा कौन सी टीम और कैसी टीम। तो उन्होंने फिर सारे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो ऐड थे, वो जो लेटर आए, पार्टिसिपेट किया, उनके वीज़ा, उनके अराइवल। अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी कोई जानकारी नहीं, उसने फटाफट अपने सारे अफसरों को हड़काया, खंगाला कि भैया पता करो। तो पता चला कि श्रीलंका में हैंडबॉल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, न टीम है, नेशनल टीम तो बहुत दूर की बात है, क्लब लेवल पे भी कोई नहीं है। दूसरा, हैंडबॉल के बारे में 1/3 को पता ही नहीं कि ये गेम कौन सा है, कैसे खेलते हैं। अब लेकिन परेशानी है कि जर्मनी, उनकी नेशनल टीम चली गई और सरकार को और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी पता नहीं है। अब वो चौंके। फिर उन्होंने कहा भैया हमारे पास तो कोई ऐसी नेशनल टीम ही नहीं है, हैंडबॉल तो हम खेलते नहीं है। हमें खुद हैरानगी है कि ये टीम हमारी कब पैदा हुई, कब जन्मी और कब आपके यहाँ पहुँच गई। अब जर्मनी के चौंकने की बारी थी कि भैया हमने जिसको बुलाया वो कौन सी फिर टीम थी, वो कौन से लोग थे, अगर वो नेशनल टीम के हिस्सेदार नहीं थे तो फिर क्या थे। लेकिन अब ये भी था कि वो फ्रांस के लिए कहकर निकले लेकिन गायब हैं, तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, तो जांच ज़रूरी है। इसके बाद जर्मन एम्बेसी ने फिर कहा कि आप इंक्वायरी कीजिए कि जो 23 लोग थे उनके डिटेल्स थे, ट्रैवल के सारे पासपोर्ट थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए। अब कोलंबो, वहाँ की सरकार की इजाज़त से कोलंबो पुलिस ने मामले की जांच की। जो 23 लोग थे उनके पते पर अलग अलग पुलिस की टीम पहुंची, खंगाला, पूछा। अब वहाँ जाने के बाद जो कहानी सामने आई वो दूसरी ही आई। पता चला ये सारे गरीब लोग, कोई बार टेंडर के तौर पे काम करने वाला, कोई ड्राइवर, कोई सब्ज़ी बेचने वाला, कोई छोटी दुकानों में का सेल्समैन का काम करने वाला, ये सारे ऐसे ही लोग थे, कुछ बेरोज़गार। और फिर इन लोगों ने एक ऐड देखा और ऐड देखने के बाद एक अपनी टीम बनाई फर्जी कागज़ पे और उस टीम को भेज दिया कागज़ पे ही जर्मनी के इस क्लब के नाम। क्लब ने उसको बिना वेरीफाई किए हुए एम्बेसी को इनविटेशन लेटर भेजा और इन सबको वीज़ा मिला और वो पहुंच गए। और जर्मनी पहुंच के अब चूँकि उनको तो पता ही नहीं था कि गेम खेलते कैसे हैं, किस तरीके से खेलते हैं, तो कोई आइडिया नहीं, इसलिए वो धुआंधार मैच हार गए। लेकिन उनको खेलना तो था नहीं, वो तो आए थे किसी और मकसद से। तो फिर उन फैमिली से पूछताछ के बाद पता चला कि असल में इन लोगों को वहाँ से इटली ही जाना था। 2 लोगों की फैमिली ने ख़ास तौर पर बयान दिया, वो ये कि एक उनका जानने वाला ऑलरेडी इटली में जाकर बस गया था और ठीक ठाक नौकरी कर रहा था, वो रोम में था, और एक आध 2 और शहर वहाँ के उसमें था। तो इन लोगों ने वीज़ा की ट्राई की लेकिन वीज़ा मिला नहीं,
तो फिर उन्होंने ये ऐड ने उनको एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा एक फ़र्ज़ी टीम बनाते हैं, फेक टीम बनाते हैं, और उसके बाद ये लोग उसी तरीके से जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी से इटली चले गए। अब चूंकि पहले ये था कि वीज़ा 1.5 महीने तक का था, वो गायब थे, तो आपका वैलिड वीज़ा आप कुछ कर नहीं सकते, इमिग्रेशन वाला मामला। लेकिन जब पता चला है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थ्रू श्रीलंका से कि भैया हमारी कोई ऐसी नेशनल टीम है नहीं, ये फेक टीम है, फर्जी टीम है, ये तो सिर्फ वहाँ जाके रोज़गार की तलाश की वजह से और वहीं बसने की वजह से इन्होंने टीम बनाई थी, तो अब ये फिर 420 का मामला हो गया। जर्मन कौंसलेट ने इन 23 के 23 प्लेयर्स के वीज़ा कैंसिल किए और इनके खिलाफ क्रिमिनल एक केसेस जो मामला दर्ज किया और इनकी तलाश शुरू की। लेकिन वक्त बीतता गया, 23 में से किसी का पता नहीं चला। बाद में फिर यही खबर आई कि ये सब के सब इटली चले गए और इटली में जाकर अलग अलग इलाकों में बस गए। 2004 से 2021 है आज, इनमें से ज़्यादातर लोग उधर ही हैं और कभी लौट कर नहीं आए और अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये दुनिया में पहला मामला ऐसा इतिहास में जब एक किसी देश की पूरी नेशनल टीम जिसके 23 खिलाड़ी एक साथ मौजूद थे वो गायब हो गए। और जब ये कहानी आई तो बहुत लोग हंसे भी। 2008 में MACHAN, मचान इसको शायद कहते हैं, तरहाद इसको तमिल में शायद कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो इस नाम पे एक फिल्म बनी। 23 के 23 इन कैरेक्टर को लिया गया, हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म थी और दिखाया गया कि कैसे एक टीम तैयार होती है, जैसे ये भी पता नहीं कि हैंडबॉल खेलते कैसे हैं, नियम क्या है, रूल क्या है, लेकिन वो किस तरीके से तमाम पढ़े लिखे और तेज़ तर्रार यूरोपियन देश के लोगों को, उनकी एम्बेसी को, सबको बेवकूफ़ बनाती है और जर्मनी पहुंच जाती है, मैच खेलती है, बुरी तरह हारती है और उसके बाद अचानक एक सुबह सब गायब हो जाते हैं और फिर ऐसा गायब होते हैं कि कभी पता ही नहीं चलता उनका। तो जिस मकसद के लिए वो निकले थे उस मकसद को वो पूरा कर लेते हैं। ये बात 2004 की थी। इसके बाद 2010 में पहली बार सचमुच में श्रीलंका की एक नेशनल हैंडबॉल टीम बनती है। हैंडबॉल, इसके बाद हुआ ये कि हैंडबॉल इतना पॉपुलर हो गया इन 23 खिलाड़ियों की इस धोखाधड़ी की वजह से कि पूरी दुनिया में अखबारों में ये सुर्खियां छाई थी, क्योंकि पहले दिन तो यही नहीं पता था कि ये मामला क्या है। तो अखबारों ने हर जगह पे ये छपी कि एक साथ एक श्रीलंका की नेशनल टीम के 23 प्लेयर गायब हैं, मिसिंग हैं, तो कहीं कुछ हो ना गया उल्टा सिल्टा, कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए उनके साथ। तो ये हेडलाइन थी। लेकिन जब धीरे धीरे सच्चाई सामने आई तो फिर लोग हंसे कि कमाल का आइडिया था इन लोगों का, एक देश से दूसरे देश जाने का, वहाँ बसने का, वहाँ रोज़गार का। तो उसी के ऊपर फिर ये मचान फिल्म बनी। लेकिन उसी दौरान में फिर हैंडबॉल जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया उन देशों में भी जो इसको खेलता भी नहीं था, और उनमें श्रीलंका एक था। तो श्रीलंका में भी जब हैंडबॉल का नाम आता तो इन 23 प्लेयर की बातें होने लगती। इसके बाद श्रीलंका ने फिर वाकई हैंडबॉल की एक टीम बनानी शुरू की, फिर उनकी एक नेशनल टीम बनी। 2010 में उन्होंने पहला मैच इंडिया के ख़िलाफ़ खेला और वो हार गए थे, हालांकि बड़ा 58 और 54 का स्कोर था। दूसरा मैच उन्होंने पाकिस्तान से खेला तो श्रीलंका की टीम जीत गई थी। तो हैंडबॉल इस कहानी के बाद श्रीलंका में उठा और पॉपुलर हुआ। लेकिन वो 23 के 23 प्लेयर जिनके बारे में आखिरी खबर है, मैंने काफ़ी इसके बारे में फिर लेटेस्ट अपडेट भी निकालने की कोशिश की, बट ये पता चला कि इटली जाने के बाद फिर उनमें से कोई लौटा ही नहीं और सब वहीं बस गए। तो जो उनका मकसद था वो पूरा हो गया। प्रात भी जब कभी हैंडबॉल की बात आती है तो श्रीलंका की इस नेशनल टीम का जिक्र ज़रूर आता है और जो भी जिक्र करता है या सुनता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है। तो ये थी कहानी एक देश की नेशनल टीम के 23 खिलाड़ियों के गायब होने की, जिसके गायब होने के पीछे की कहानी कुछ और ही निकली। कुछ लोगों के नाम लेकर आया हूँ आज। एक एरिक जॉनसन है, हमारे क्रांतक फैमिली के मेंबर, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एरिक जॉनसन। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इनसे मुझे याद है विजय चौक पर मुलाकात भी हुई थी। सूर्या सिंह हैं, ये अतुल राय एक MP हैं, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। डॉक्टर उमंग अखानी हैं, और ये जो खबर एक स्टोरी अभी बीच में आपको सुनाई थी ब्रिटिश एयरवेज़ की, जयदीप सैनी और वो दो जो दिल्ली से लंदन तक पहुंच गए थे, एक की मौत हो गई। डॉक्टर उमंग अखानी ने भी इस कहानी की फरमाइश की थी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उमंग साहब इस कहानी की तरफ ध्यान दिलाने के लिए। उम्मीद है आप अच्छे रहें। और अभिरूप मिस्त्री हैं, सैयद सलमान है बेंगलोर से, मालिनी बैनर्जी हैं, सुजीत चैटर्जी हैं, ये बोकारो रेप की कहानी सुनना चाहते हैं। बाकी लोगों ने भी कुछ कहानियों की फरमाइश की है। अमृता वेदांत हैं, काजल कौशल हैं लंदन से, अभय उदय शुक्ला हैं और इन्होंने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत कविता भेजी है
गलती से उन्होंने मेरे ऊपर ही लिख दी है, बट थैंक यू अभय उदय साहब, अच्छी कविता थी। अमित सूर्यवंशी हैं, सीमा सूर्यवंशी हैं, जागृति दीक्षित हैं, चिंतन वोरा हैं। और इनका ये था कि जो अफ़गान में काबुल में जो C-17 अमेरिकन एयरफोर्स के प्लेन में लोगों को छतों पे दरवाज़ों पे देखा, उनका क्या हुआ, तो उसमें से 8 लोगों के मरने की खबर आई थी, जो कुछ तो रनवे पे ही थे और कुछ 2-3 लोगों की मौत ऊपर से गिरने से हुई थी। तो कोई बचा नहीं जब प्लेन ने टेक ऑफ किया। उसके बाद कुछ घायल हुए थे जो नीचे ही रनवे पे रह गए थे। इसके अलावा राजन सिंह राजा हैं, ये बप्पा रावल की कहानी सुनना चाहते हैं। तौसीफ़ अरबियानी हैं, 20 अगस्त को इनका बर्थडे था, मिस हो गया, लेकिन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे तौसीफ़ साहब। विक्रांत सूर्या हैं, एलिज़ाबेथ की कहानी सुनना चाहते हैं। जाकिर हुसैन है, ये करबला की कहानी सुनना चाहते हैं। अब करबला की कहानी कैसे सुनाऊं, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है, पर कोशिश करूँगा। हालांकि मैं जब इराक़ गया था तो करबला गया था ज़रूर। सैयद रहमान है, ये शिफा हॉस्पिटल उड़ीसा से हैं और उड़ीसा की कुछ कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो सैयदुर रहमान, तो सैयदुर रहमान साहब ज़रूर उड़ीसा की कुछ कहानियाँ सुनाई हैं, कुछ और ज़रूर जल्दी सुनाता हूँ आपको। फैज़ान रशीद हैं टोक्यो से। इसके अलावा शेख मोहम्मद कादिर हैं, ये सरबजीत की कहानी सुनना चाहते हैं, सरबजीत सिंह की। राजश्री अलवांडी हैं और इनका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान में US फेल नहीं हुआ, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका अपने मकसद से गया था। उसका कभी ये नहीं था कि अफ़गानी फ़ौज को या बाकी चीज़ों को या अफ़गान के राष्ट्र निर्माण को कुछ करना है, ऐसे ही इन्होंने कुछ लिखा है। तो इनका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान में US फेल नहीं हुआ, वो अपने काम से गया और वापस लौटा है। चिंतन जगदीश भाई पटेल हैं। तो आप सभी ने कुछ ना कुछ कहानियों की फरमाइश की है, मैं जल्दी आप सभी की जो फरमाइश है पूरी करूँगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, कई दिन से बताया नहीं था, फिर एक बार आपको ज़रूर बताता हूँ कि कहानियाँ, क्राइम की खबरें पढ़ने के लिए crimetech.in को क्लिक ज़रूर कीजिए और वहाँ पे क्राइम की तमाम खबरें पढ़िए। अफ़गान से जो लेटेस्ट हैं वो भी सारी चीज़ें हैं, देश दुनिया की क्राइम की खबरें हैं, तो उसको पढ़िए, अपनी राय दीजिए और अच्छे रहिए। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।